Hello students, class 8th. I was telling you about the conservation of the resources. लैंड्स हम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं और वाटर के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन, अगर हमें साफ़ सुथरे और पर्याप्त पानी में पहुंचना है। सोर्सेस एडुकेट, पर्याप्त जो पानी है सोर्स मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम पर संसार की। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दीज dwindling रिसोर्सेस, जो स्टेप्स हैं, तरीके हैं, हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दीज dwindling रिसोर्सेस, इस रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, हम जानते हैं जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू हो सकता है। इट ओवर यूज, लेकिन अगर उस हमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम उसे ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। एंड पॉल्यूशन, जैसे आजकल आप देखते हैं मॉडर्न लाइफ में फुवारों में हम पानी देखते हैं, यहाँ शावर से हम नहाते हैं। एक्सेस ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है पानी की, पॉपुलेशन के बढ़ने से पॉल्यूशन ज़्यादा हो चुका है। मेक इट अनफिट, और ओवर यूज होने से, पॉल्यूशन होने से बहुत ज़्यादा एरिया जो पॉल्यूटेड हो चुका है। एंड द वाटर इज पॉल्यूटेड। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड, जो अनट्रीटेड है, पार्शली ट्रीटेड सीवेज है, गंदा पानी, उसका जो डिस्चार्ज किया जाता है उसको। एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल निकाला इफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज जो है मेजर कॉन्टेमिनेंट एग्जाम देखा जाता है कि हर जगह पर हम इस तरीके से पानी को देखते हैं, डिस्पोज किया जाता है शिविर के द्वारा। केमिकल्स को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे नदियों की जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पर असर पड़ता है। पानी की जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की मात्रा, इसी बेसिस पर देखी जाती है कि पानी में प्रदूषण कितना है। दे पॉल्यूट वाटर इन नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। दे पॉल्यूट वाटर, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं विद नाइट्रेट से, मेटल से और अदर पेस्टिसाइड से, जिससे जो वाटर है इज अनेबल फॉर यूटिलाइज। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल, इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं हम देखते हैं, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो यानी आसानी से पानी में घुलते नहीं हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं और पानी को इम्प्योर बना देते हैं। एंड दीज ह्यूमन बॉडीज जो है, दो वाटर पॉल्यूशंस कैन बी कंट्रोल। अब अगर हमें वाटर पॉल्यूशंस को कंट्रोल करना है बाय ट्रीटिंग दीज इफेक्ट सूटेबल बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी, हम ये देखते हैं जो वाटर पॉल्यूशन है कैन बी कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा माने बिफोर रिलीजिंग देम, रिलीजिंग करने से पहले, नदियों में डालने से पहले उसको जो वाटर पॉल्यूशन है कंट्रोल किया जाए, देखा जाए कि ज़्यादा केमिकल वाला हम नदियों में ना छोड़ें। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस जो हैं, जंगल और दूसरी प्रकार की वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिशबल, अंडरग्राउंड वाटर को दोबारा से रिप्लेनिश करता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड, और जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये अन्य तरीका है टू सेव सरफेस रन ऑफ द कैनल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड, जो कैनल्स के द्वारा हम इरिगेट करते हैं फील्ड को, शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर, जो पानी का लॉस हो रहा है उसको हम मिनिमाइज करें वाटर सीपेज स्प्रिंकल्स छिड़क कर, एंड इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस। दो सीपेज एंड एवापोरेशंस के द्वारा हम देखते हैं कई बार हम पानी को क्या कहते हैं, छिड़कते हैं, स्प्रिंकल्स मेथड्स के द्वारा सिंचाई करते हैं।
इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर, पानी को रोकते हुए जिससे कि लॉस ना हो। इन ड्राई रीजन्स में विद हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन, सूखे इलाकों में एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा चाहिए एकदम से, गर्मी वाले इलाकों में एवेपोरेट हो जाता है वाटर। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेस अगर हम देखें, कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय एडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के तरीके अपना के हम पानी वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी मेथड्स है। इट्स अ वेरी इजी मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो बाय स्टॉपिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, बाय स्टॉपिंग द पॉल्यूटिंग द वाटर। नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करें, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है और वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं। सम स्कूल चिल्ड्रंस, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ स्कूल के जो चिल्ड्रंस थे वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन, वो एग्जीबिशन को विजिट कर रहे थे ऑन हैंडीक्राफ्ट में। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वेर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो आर्टिकल्स हैं एग्जीबिशंस में लिए गए थे, कलेक्ट किए गए भारत के अनदर स्टेटों से, कई जगहों से। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम, मोना ने एक बैग पिक किया था एंड एक्सक्लेम कहती है वो, दिस इज अ ब्यूटीफुल, यानी वो एक प्रदर्शनी पे गए थे, हैंडीक्राफ्ट जहाँ हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स थे, और वहाँ जो आर्टिकल्स चीज़ें थी उस एग्जीबिशन प्रदर्शनी में, वो भारत के कई हिस्सों से जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी वो वहाँ पर उस एग्जीबिशन में देखने को मिली थी जब बच्चे गए थे देखने। मोना ने एक बैग पकड़ा और एक्सक्लेम कहा, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, यह एक बहुत सुंदर हैंड बैग है, हाथ से बना हुआ बैग। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट, हाँ सच में ये जूट का, यानी ये फाइबर क्राफ्ट है, ये जूट का बना हुआ है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, डू यू सी दोज बास्केट, क्या आपने बास्केट देखते हो, लैम्प सेट्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ केन्स, ये केन्स एक छड़ी जैसी होती है पतली सी बांस की, और बांस के बना है कहते हैं वो टीचर। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न में, पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो रीजन्स हैं, ह्यूमिड रीजन्स, वहाँ पर बेम्बो प्लांटी यानी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, बांस बहुत होता है वहाँ। जो जस्सी थी लड़की, वो बहुत एक्साइटेड थी सिल्क के क्राफ्ट देखने के लिए, यानी रेशम के क्राफ्ट देखने के लिए, कला देखने के लिए। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, एक ब्यूटीफुल स्कार्फ दिखा उसे। टीचर एक्लेम दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, टीचर ने ये एक्लेम किया जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़ों से हम सिल्क प्राप्त करते हैं। दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी, जो कहाँ मलबरी यानी रेशम के कीड़ों पर, मलबरी सहतूत के पेड़ पर, मलबरी मतलब सहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं रेशम के कीड़े, और वहाँ से हमें रेशम प्राप्त होता है। चिल्ड्रन अंडरस्टूड, बच्चे ये समझ गए दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो पौधे हैं हमें कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। दैट वी यूज, जो हम आज डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करें, प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन, केवल नैरो जोन में एग्जिस्ट करते हैं। अब कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जैसे जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है।
दैट वी कॉल बायोस्फीयर। इसको हम बायोस्फीयर कहते पूरा जैव मंडल जो हमारा बायोस्फीयर बनाता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में हम देखते हैं लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग हम लोग हैं, यहाँ फ्लोरा फौना है, वो रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे हम लोग पेड़ों पे डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए या अदर प्रोडक्ट्स के लिए। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है इज नोन एज इकोसिस्टम, इसी को परितंत्र बोलते हैं। जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो एक चेन बनी हुई है, आप देखते हैं इंटर रिलेटेड है हम अर्थ में। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस, जो प्लांट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? टिम्बर, यानी कि इमारती लकड़ी, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं। हमें छत प्रदान करते हैं, शेल्टर, एनिमल्स के लिए भी, और हम लोग भी लकड़ियाँ का इस्तेमाल करते हैं गाँव में छत बनाने के लिए। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं वो, हम जो ब्रीथिंग करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, और मिट्टी को किससे बचाते हैं? इसेंशियल जरूरी है ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि एक सॉइल की फर्टिलिटी को कंटिन्यू रखते हैं। हेल्प एंड जो शेल्टर वेल्स हैं, जो स्टोरेज है ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की जो स्टोरेज है, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पंटाइल ऑयल, यानी कि तारपीन का तेल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडी, जो आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइम जो आप बुक पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ अ पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडी। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर कई सारे यूजेज हैं प्लांट्स के, एंड यू कैन ऐड सम मोर। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, अगर हम देखें जो वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, दे प्रोवाइड अस मिल्क, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स, खाल जो है, एंड वूल, ऊन प्राप्त करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज, जैसे कि भौरे हैं, प्रोवाइड अस हनी, हमें हनी प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, और फ्लावर के पॉलिनेशन में भी हेल्पफुल है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में डिकम्पोज करने के लिए। जो डाइंग एनिमल मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए इकोसिस्टम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो चिड़िया है वो कीड़ों पर निर्भर रहती है। ये भी फैक्ट है कि जब तक चिड़िया जीवित होती है वो कीड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तो कीड़े उसे खाते हैं। इंटरडिपेंडेंसी देखिए ना आप। The birds feed on insects and act as a decomposer as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and consolidated. जो vulture है गिद्ध, due to its ability to feed on dead livestock, वो क्या होता है? dead livestock पर निर्भर रहता है इसकी एबिलिटी। एंड स्कैवेंजर, और जो स्कैवेंजर है, एंड कंसिडर्ड ए वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइन है, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए बहुत क्लींसर माना जाता है, साफ करने वाला, क्योंकि ये साफ कर देता है, पूरा खा देता है वल्चर जो गिद्धे है। सो एनिमल बिग और स्मॉल, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, और आर इंट्रीगल, यानी इंपॉर्टेंट, जो इंट्रीगल इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस, इकोसिस्टम में मेंटेन रखते हैं जानवर, बजाय बड़े हो या छोटे हो, किसी भी तरह के जानवर हैं। इंटरडिपेंडेंसी भी रहती है, और मरने के बाद बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जैसे वल्चर है या ईगल है, ये लोग क्या करते हैं? इकोसिस्टम को प्योर करने का काम भी करते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर हम एक पिक्चर्स देख रहे हैं, ब्रह्म कमल, उत्तराखंड का प्लांट्स फ्लावर भी है, स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल, मेडिकल हर्ब है, दवाई बनाने के काम आता है।
ब्लू किंग फिशर हमें इसमें दिख रही है, हमें पहाड़ों में भी नज़र आती है ब्लू किंग फिशर, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशंस की अगर हम बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस, अगर ग्रोथ देखें हम वेजिटेशंस की, डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर डिपेंड है। मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट जो है, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जो मुख्य वेजिटेशंस हैं वनस्पति संसार की, आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के रूप में ग्रुप्ड है। ग्रासलैंड्स हैं जिसमें घास के मैदान, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, टुंड्रा रीजन्स की जो वेजिटेशंस है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड होती है किसी भी जगह की वेजिटेशन। और जो कई तरह की मुख्य वेजिटेशंस हैं संसार की, जैसे ग्रुप एज फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, घास के मैदान में, स्क्रब और टुंड्रा रीजन में क्लासिफाइड की हुई है। इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, उन इलाकों में जहाँ हाई रेनफॉल होती है, बहुत बड़े पेड़ पाए जाते हैं, थ्राइव आकार के। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएट विथ एरियाज, इस तरह से जो जंगल होते हैं एसोसिएट विथ एरियाज, वो इस एरिया से होते हैं हैविंग एबंडेंट वाटर, इनमें बहुत सारा पानी होता है, हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जैसे कि जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है डिक्रीज होता जाता है। द साइज ऑफ ट्री, देयर डेंसिटी रिड्यूज, और साइज जो ट्री का साइज होता है और जो डेंसिटी है पेड़ की वो रिड्यूज होती है। शॉर्ट स्टैंड ट्रीज हैं एंड ग्रासेस, और जो घास हैं ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड। इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट स्टैंड ट्री जो हैं और ग्रासेस हैं, घास, ग्रो इस रीजन में पाए जाते हैं। एंड मॉडरेट रेनफॉल जहाँ होती है वहाँ पर जो घासें उगती हैं। थॉर्नी स्क्रब्स जो है, झाड़ियाँ कांटेदार वाली, और स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन में उगते हैं जहाँ पर कम बारिश होती है। हमने नोटिस किया है, जैसे कैक्टस वगैरह देखते हैं हम, यहाँ बबूल देखते हैं, या अदर टाइप ऑफ प्लांट्स श्रब्स देखते हैं, रोज के हैं जैसे श्रब्स, झाड़ियों में आते हैं वो। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट, इन एरियाज में जो श्रब्स की जड़ें होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं। एंड जो लीव्स हैं इसकी थॉर्नी होती हैं, एंड वैक्सी सरफेस, मोम वाला जिसका सरफेस रहता है मोम टाइप का, रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर को रिड्यूस करता है थ्रू ट्रांसपिरेशंस के द्वारा। टुंड्रा वेजिटेशंस जो है जहाँ पर ठंडा रीजन्स है, पोलर रीजन्स कंप्राइज मोसेस, लीचेंस, काई जैसी जमती है यहाँ पर, और मोसेस। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन, फॉरेस्ट को अगर हम बेसिकली क्लासिफाइड करें तो एवरग्रीन माने जाते हैं फॉरेस्ट, और डेसिडियस, दो तरह के फॉरेस्ट में, एक तो सदाबहार और एक डेसिडियस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे सेड, ये डिपेंड करता है व्हेन दे, क्योंकि जब वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, सेट कर देते हैं डेसिडियस वाले। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा नहीं करते हैं, डू नॉट सेट देयर लीव्स। जैसे बेम्बो देखा आपने, महोगनी है, इवोनी है, रोजवुड है, रबड़ है, ये ऐसा नहीं करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं लीव्स, स्टिमुलेट्सली इन एनी सीजन्स ऑफ द ईयर, किसी भी सीजन में। डेसिडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन ए पर्टिकुलर सीजन, एक विंटर आते आते, जैसे आड़ू देखते हैं, नाशपाती देखते हैं, खुमानी देखते हैं, ये जो फ्रूट्स के हैं, एप्पल्स के देखते हैं हम, एप्पल, नाशपाती, पियर एक ही होता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्यों, कंजर्व द लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर की कमी हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं। ट्रांसपिरेशंस के द्वारा मॉइस्चर को वो करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन होता है। बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड, इसमें जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल,
वो ट्रॉपिकल के रूप में क्लासिफाइड होते हैं और टेम्परेचर के रूप में, टेम्परेट के रूप में, बेस्ड ऑन द लोकेशन। इनमें इनकी लोकेशंस भी देखी जाती है और लैटिट्यूड, देशांतर भी देखा जाता है। यू हैव लर्न इन डिटेल, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अबाउट वेरियस फॉरेस्ट टाइप, इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्शंस है, कहाँ कहाँ उगते हैं ये, एंड देयर एसोसिएट एनिमल लाइफ, और इनके जो इन जंगलों में जो जानवर होते हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जैसे एवरग्रीन कौन से हैं, डेसिडियस कौन से हैं, और टुंड्रा रीजन वाले कौन से हैं, माउंटेन रीजन्स के कौन से हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड, आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देन देयर वेर 2 centuries बैक टू फीड द ग्रोइंग नंबर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। आज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है कि उतनी सभी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, यानी भरण पोषण करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हिस्से को, लार्ज एरिया ऑफ लैंड्स को क्लियर करके हमें उसमें खेती करनी पड़ेगी। टू फीड द ग्रोइंग नंबर, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फॉरेस्ट हैं वो कवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वैनिशिंग आज तेजी से। जहाँ संसार में बहुत सारे भागों में जंगल हुआ करते थे, आज हालात ये हैं कि बहुत सारे एरिया से जंगल क्या हो रहे हैं, साफ होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस करना ज़रूरी है लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, यहाँ लाइफ काफ़ी चेंज हो रही है। तो आम अर्थ में आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं या रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हमें बहुत सारे भाग को साफ करना पड़ रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू द कंजर्व वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो है एक मांग है कि हमें क्या करना है, इस रिसोर्स को क्या करना है, कंजर्व करना है। पाइथन, एक पाइथन दिख रहा है हमें जंगल में, यू आर वॉचिंग द पाइथन इन द पिक्चर, so very dangerous. In the next figure, कोलाज ऑफ फॉरेस्ट, कोलाज है एक संग्रह जिसको बोलते हैं कोलाज, फॉरेस्ट मेड बाय, स्कूल स्टूडेंट ने कोलाज बनाया हुआ है। ट्रीज द वर्ड वी डिपेंड अपॉन, ये ट्रीज हैं जिन पे देखो, ट्रीज से फर्नीचर बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ ट्री से पेपर बनाए जा रहे हैं इसमें। और यहाँ पर एक सुनसान, एक बैरन, बिल्कुल बिना पत्तियों वाला पेड़ हमें इसमें दिख रहा है। इस तरह से आप स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। इट्स अ मैसेज फॉर द सोसाइटी दैट वी आर इग्नोरिंग द नेचर डे बाय डे, वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर, द वैल्यू ऑफ गुड एनवायरनमेंट फॉर अस एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जो फॉरेस्ट हैं हमारी वेल्थ, संपत्ति माने जाते हैं, राष्ट्र का धन है ये। प्लांट्स गिव शेल्टर, जो पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं, छत देते हैं एनिमल्स को। टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट अगर कहीं पर पॉल्यूटेड है, इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट, और जैसे ये क्लाइमेट चेंज होता है, चेंजेस क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। के लिए हम क्या करते हैं, जो लॉस है नेचुरल हैबिटेट का एंड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल के लिए, मैनी स्पेसीज हैव बिकम वेलनरेबल, आज बहुत सारे स्पेसीज हैं वो खतरे के कगार में पहुंच चुकी, उनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। और या इंडेंजर्ड है, खतरे के कगार में आ गए हैं वो। सम आर इन वर्क एंड एक्सटेंशन, इसमें बहुत सारे तो एक्सटेंशन यानी जिनका वजूद ही मिट चुका है, जो नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सटेंशन में है। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, डिफॉरेस्टेशन लगातार हम करते जा रहे, तो कंटिन्यूसली जो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल के लिए पेड़, वो कहाँ से होगा, जो सॉइल कंजर्वेशन हो रहा है वो कहाँ से होगा, जो इन्वायरमेंट क्लीन है वो कहाँ से होगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम
for the survival of human being also. We should conserve these things for future also. Otherwise earth may be in danger, and it's a threat, it's open threat by the nature that if continuously man use these resources indiscriminately, then definitely one day these resources will be exhausted. Definitely ये जो resources हैं बहुत जल्दी क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमने समय रहते अपनी आँख नहीं खोली तो शायद हमें इतना मौका भी ना मिले नेचर के द्वारा कि हमने क्या कर दिया है। क्लाइमेट में आज चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में हम देखते हैं कि क्लाइमेट बढ़ता जा रहा है। ओजोन जो है उसमें डिफेक्ट पड़ चुका है। ओजोन लेयर जो हमारी है, चेंज एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस, और जो मानस के क्रियाकलाप है, इंटरफियरेंस है जिसकी रोक, इंटरफियरेंस जो बाधा है, मानव किस तरह से बाधा पहुंचाता है, इंटरफेरेंस करता है, सीमाएं जो हैं, कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स के लिए भी और जानवरों के लिए भी क्या है, इकोसिस्टम में एक क्लाइमेट में चेंज कर दिया है। और ह्यूमन के लगातार इंटरफियर करने से प्लांट और एनिमल की लाइफ में, एक्वेटिक लाइफ में असर पड़ चुका है। बहुत सारी स्पेसीज ऐसी है बिकम वेलनरेबल हो चुकी हैं, यानी जो तेज़ी से घट रहे हैं, इंडेंजर जो खतरे के कगार में हैं, और एक्सटेंशन जिनका अस्तित्व मिट चुका है। डिफॉरेस्टेशन जो है, तेज़ी से हम अब फॉरेस्ट काट रहे हैं तो सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, फ्लड्स, बाढ़ें भी आती हैं। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जो है, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर। कई बार हम सुनामी देखते हैं और नेचुरल फैक्टर्स जो हैं एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। बहुत सारे जानवर हम कंटिन्यूसली क्या उनकी हंटिंग करते हैं, तो जैसे कई बार होता है कि वो वल्नरेबल होते हैं, तेजी से वो संख्या घटती जा रही है, फिर इंडेंजर्ड आते हैं खतरे के कगार में, फिर वो एक्सटेंसिव हो जाते हैं, लास्ट में हम देखते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न अगर हम बात करें, पोचिंग, यानी जानवर को उनकी स्किन के लिए मारना पोचिंग कहलाता है, या उनके सींगों को यूज करते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं, इलीगली स्मगलिंग करते हैं लोग, आइदर इनकी स्किन की, आइदर इनकी टीथ की, या अदर बॉडीज की स्मगलिंग की जाती है। हम हंटिंग कर रहे हैं पोचिंग के द्वारा, विच रिजल्ट, जिसके द्वारा शार्प तेजी से डिक्लाइन होता जा रहा है इन जानवरों का, इन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। द एनिमल आर पोचेड फॉर कलेक्शन, इलीगल ट्रेड माना जाता है। अब हाइट्स जो है इनके, स्किन जो है इनके नेल्स हैं, इनकी टीथ है, इनके हॉर्न सींग है, और इनके पंख हैं। जैसे मोर के पंखों को हम यूज करते हैं, बेचते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर, इनमें से कुछ एनिमल जैसे टाइगर है, लायन है, एलिफेंट्स है जिनके तीत बिकते हैं, डियर है जिनके हॉर्न बिकते हैं, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, राइनोसॉरस है, गैंडा, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, और पिकॉक हैं जो बहुत वैल्यूएबल माने जाते हैं और जिनकी स्किन है, तीत है, नेल है, फेदर है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। दिस कैन बी कंज्यूम्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ऐसा ये एक कोलाज दिखाया गया है न्यूज़पेपर की कटिंग्स, इसमें बताया गया है कैलिफोर्निया फायर डे हो रहा है। अभी कुछ महीनों पहले 2020 आते आते आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में अचानक से आग लग गई थी, और उस आग में बहुत सारे जानवर क्या होते जल के मर गए थे। कैलिफोर्निया ब्रीथ्स इजी एज फायर टर्म, जो कैलिफोर्निया है वहाँ भी हम देख रहे हैं बहुत ब्रीथ्स इजी एज फायर टर्म देखने को मिल रहा है। किड विद मैचेज स्टार्ट मैसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूएस फायर को देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया का एक कोलाज है, कुड इट बी अवॉइडेड, क्या ऐसा रोका जा सकता है। फॉरेस्ट फायर देखते हैं हम, जंगलों में अक्सर आग लगना पहाड़ों में कॉमन होता है, लोग आग लगा देते हैं
थ्रीट है इंटायर पूरे क्षेत्र के लिए, फ्लोरा के लिए भी, फोना के लिए भी। फोना जानवर को कहते हैं, फ्लोरा फूल पत्तियाँ पेड़ पौधे। तो फ्लोरा और फोना दोनों के लिए क्या है, एक थ्रीट है, एक डेंजर है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके एक्सटेंस के लिए, वरना उनका एग्जिस्टेंस क्या रहेगा अगर हम आग लगा देते हैं तो दोनों की लाइफ क्या होगी, खतरे में बढ़ जाएगी। ये हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा नेचर है उस नेचर को हम ओवरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऑल्दो वी नो द कंडीशन, ऑल्सो वी नो द इफेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटी ऑन द environment, even then continuously if we are doing these activity blindly and after having a good education, if we don't think for the nature, just think that what will happen, क्या होगा फ्यूचर में। इंटायर रीजन के लिए इट अकर मेनली ड्यू टू 3 रीजन्स के कारण हमें देखते हैं। नेचुरल फायर जब कभी लग जाती है ड्यू टू लाइटनिंग, कभी कभी आसमान में बिजली बहुत कड़कती है ड्यू टू द थंडर और लाइटनिंग इन द स्काई, द फॉरेस्ट कॉट फायर, जंगल में आग लगती है। फर्स्ट फायर ड्यू टू हीट जनरेट इन द लिटर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ पीपल, और कभी कभी हीट जनरेट होती है इन द लिटिल ड्यू टू केयरलेसनेस, लोगों की लापरवाही से। फायर प्रॉपर्ली कॉज बाई, और कभी कभी जो इनहेबिटेंट वहाँ के वासी होते हैं गांव के, उनके द्वारा भी आग लगाई जाती है। मिसचीफ करते हैं शरारती तत्व जो मिसचीफस होते हैं, मेकर्स, मिसक्रेन एटसेट्रा। और इसके लिए जो इसको रोकने के जो तरीके हैं, यहाँ पे तरीके जो बना रहा हूँ जिसके कारण हम जंगल में जो फायर है उसको हम रोक सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फायर दो एजुकेशन, अगर हम एजुकेटेड हैं, इफ़ यू नो दैट द बाय लिटिंग फायर इन द जंगल व्हाट विल द इफेक्ट, इट मे आर वेरी डेंजरस फॉर plants as well as animal also. I gave you an example of Australia country in the 2020 where lakhs animals died due to fire caught in jungle. Promote detections of fire though well coordinated network of ऑब्जर्व, हम देखते हैं जो डिटेक्शन ऑफ फायर है दो वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्व। इफिशिएंट ग्राउंड हम देखते हैं पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। हम पेट्रोलिंग यानी इधर उधर घूम के, कोई जो बहुत सारे लोग होते हैं जो जंगलों में बिना रीजन के इसी पर्पज़ के लिए घूमते हैं, उन पर ऑब्जर्वेशन करके या कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा करके गांव गांव में हम इन तरह की एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं। वी कैन स्टॉप सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच आर नॉट गुड फॉर द नेचर, विच आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। नेशनल पार्क आजकल हम देख रहे हैं द गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एफॉरेस्टेशन तो करना चाहिए। नेशनल पार्क बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट, जिससे कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को, जैसे कि लोग पोचिंग के लिए हंटिंग कर रहे हैं या तेज़ी से संख्या बढ़ती जा रही है, प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, दलदली इलाके, झीलें जो हैं, क्रीक्स हैं, देखे होंगे आपने, इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेस। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन कीमती संसाधनों को बचाएं फ्रॉम डिफ्लेशन से। देयर इज ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि जो ये स्पेसीज हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज, प्रजातियाँ, अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं तो बेसिकली इनकी जो संख्या है उस पर असर पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटी हम देखते हैं बहुत सारे इलाकों में लोग डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं जानवरों को। नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज,
जो हम देखते हैं कि वर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक हैबिटेट जो हम बसते हैं ये प्रजातियाँ, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट, हम बिल्कुल ब्लाइंडली क्या कर रहे हैं, बिना रीजन के या अपने लालच को पूरा करने के लिए इनको क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियम बनाए कि हम इनकी हंटिंग करना अलाउड नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग कर रहे हैं हम कई सारे बर्ड्स की, इंडिया में जो बहुत सारी बर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फोना है, हम उनको काटते जा रहे हैं तेज़ी से। एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, इसमें से बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स ऐसी हैं जो, जैसे डोडो के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में डोडो, और पहले ऑस्ट्रिच हुआ करती थी। एक सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, बहुत छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें बर्ड्स तो ऐसी हैं वो तो एक्सटेंस हो चुकी हैं, और कुछ क्या इंडेंजर्ड है, खतरे के कगार में, वल्नरेबल तो यही है, संख्या तेजी से घट रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा कि गवर्नमेंट को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व खोलने चाहिए, और लेक्स और वेटलैंड ऐसे इलाके बनाने चाहिए जिससे कि उन जानवरों को हम प्रिजर्व रख सकें, और बर्ड्स की हंटिंग को रोका जाए। और बहुत सारे बर्ड्स तो ऐसे हैं, कह रहा है कि ये कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको इंडिस्क्रिमिनेट किल करके उनकी संख्या घटा दी है। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर। स्कूल चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, बेसिकली हमें एक वन महोत्सव प्रोग्राम चलाना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 जून को इन्वायरमेंट डे बना रहे हैं साल में एक बार, और थ्रू आउट द ईयर हम उन प्लांट्स को देख ही नहीं रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो वन महोत्सव हम अपनाएं स्कूल लेवल पर। सोशल फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट्री है, वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल में स्कूल चिल्ड्रन के लिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज, स्कूल चिल्ड्रन को इसमें क्या करना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए। ए बर्ड वॉच, ए विजिट नेचर कैंप्स एंड सो दे अप्रिशिएट। इससे क्या हो सकेगा, स्कूल चिल्ड्रंस अगर को हम इनकरेज करें, जैसे एक सालिम अली थे, इंडिया में सालिम अली का नाम हम सभी जानते हैं, बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, वो बर्ड लवर भी थे, उन्हीं के नाम से सालिम अली नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट्स को इन नेचर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के लिए हम अगर उनको मोटिवेट करें, मोटिवेशन दें उनको, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हमारी इन्वायरमेंट्स के लिए। लोगों को बताएं कि पेड़ लगाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि जो ट्रीज है वो हमारे लिए किस किस तरीके से प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारा अगर इस अर्थ में अगर हमारा एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्री है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ ट्री के बेसिस पर ही वाटर होगा, और अगर वाटर ही ड्राई अप हो गया तो सारी वेजिटेशन सूख जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है हमें, तो गवर्नमेंट को इस बारे में प्रोग्राम चलाने चाहिए, वन महोत्सव प्रोग्राम। आज हम देखते हैं कि जैसे गौरा देवी ने शुरू किया था, चिपको मूवमेंट शुरू किया था, आपको बताऊं मैं, गौरा देवी ने रैनी गांव से, उत्तराखंड में पड़ता है, रैनी गांव से 1973 इस ईयर में चिपको मूवमेंट, इसमें क्या हुआ था कि जब ठेकेदार लोग के लेबर्स वहाँ पेड़ काटने के लिए आ गए थे, तो गौरा देवी ने अपने पूरे गांव की कम्युनिटी को लेके वहाँ पेड़ों को ऐसे हक कर दिया था, चिपक गए थे वो पेड़ों से, तभी ये आंदोलन चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही साउथ में कर्नाटक में एक ऐसा ही आंदोलन चला था, लेकिन वहाँ पर उसको नाम दिया था अपिक्को मूवमेंट, कर्नाटक में चला था ये। तो हम देखते हैं कि स्कूल लेवल में बच्चों को हमें इनकरेज करना है, बर्ड वॉच करें, अगर वो विजिट नेचर कैंप्स, जो नेचर के कैंप्स हैं, शिविरों में जाएं, प्राकृतिक, जहाँ पर हमने अगर हम पार्क बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हम, जिससे कि वहाँ बर्ड्स आएंगी। एप्रिशिएट द हैबिटेट एंड वेराइड स्पीसीज, एप्रिशिएट करें हम, मतलब मोटिवेट करें उनको, तारीफ करें जो हैबिटेट हैं, जहाँ कई सारे वेरीड स्पीसीज हैं यहाँ इंडिया में। जो मैनी कंट्रीज हम देखते हैं हैव पास लॉ,
बहुत सारे देशों ने तो लॉ पास, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए जानवरों को संख्या बढ़ाने के लिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला गया था 1973 में, ऐसे 1975 में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। ऐसे राइनो प्रोजेक्ट चलाया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था 1992 में। तो कोई ना कोई जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। दूसरा बड़ी बात, इन जानवरों के नाम से कोई ना कोई, जैसे 29 जुलाई है हम बाघ दिवस मनाते हैं, ऐसे ही 12 जून है हम हाथी दिवस मनाते हैं, 12 अगस्त सॉरी। तो कई सारे दिवस डेज हैं हम जानवरों को कंजर्व करने के लिए मनाते हैं, जो एक अच्छा एक प्रपोजल है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम किस तरीके से हम नेचुरल इनको प्रोटेक्ट कर सकें। मैनी कंट्रीज़ ने जैसे लॉ पास किया अगेंस्ट द ट्रेड, जो व्यापार करते हैं, जैसे पेड़ वो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग करते हैं, एंड इसके साथ साथ एज वेल एज किलिंग, जो जानवर चिड़ियाओं को मार देते हैं, एंड एनिमल और जानवरों को। इन इंडिया में हम देखते हैं किलिंग लायन को मारना, टाइगर को मारना और डियर को, और ग्रेट इंडियन मस्टर्ड को, एक ग्रेट इंडियन मस्टर्ड है बर्ड, एंड पिकॉक को मारना इलीगल है। और इन जानवरों को प्रिजर्व करने के लिए ही, जैसा कि हम जानते हैं, एलिफेंट को एक लैंड एनिमल, नेशनल लैंड एनिमल को दिया गया है, और डॉल्फिन को वाटर एनिमल, डॉल्फिन हमारी वाटर एनिमल है, पिकॉक हमारे नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। क्यों किया गया हमें ऐसा? कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एक डिवोशन, ताकि लोगों का डिवोशन हो इनकी। और हमारी जो प्रकृति है आज वो राख के ढेर में खड़ी है। आज हर जगह पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिजीज लोगों को सफ़र करनी पड़ रही है। इसके लिए ह्यूमन बीइंग ही तो जिम्मेदार है। आई डोंट थिंक कि एनिमल जिम्मेदार है इसके लिए। एनिमल आर मोर सिस्टमेटिक देन ह्यूमन बीइंग। पता नहीं क्यों हम ह्यूमन बीइंग को सबसे सर्वश्रेष्ठ और अच्छा मानते हैं इस अर्थ में, जबकि सबसे ज़्यादा गंदगी इस अर्थ में, जो अगर हम देखते हैं, जो हम कई बार हम गार्बेज जो देखते हैं, या केमिकल्स देखते हैं, या टॉक्सिक एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो एक्वेटिक लाइफ के लिए एक डेंजर है। जैसे वहाँ टर्टल्स हैं, बहुत सारी फिशेस हैं, बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस है, सी हॉर्स है, या व्हेल है, अदर्स एनिमल्स हैं, उनके लिए तो एक थ्रेट है। यानी हमने अपनी केयरलेसनेस से इस नेचर को हमने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। इंटरनेशनल कंजर्वेशन हैज बीन एस्टैब्लिश, साइट्स के नाम से जाना जाता है। इस्टेब्लिश दैट लिस्ट, वो क्या करता है? ऐसे जानवरों की लिस्ट को वो उसमें करता है। जैसे आपने सुना होगा रेड डाटा बुक है, जो पशु पक्षी या जो और जानवर हैं एक्सटेंस हो चुके हैं या जो वेलनरेबल है, उनका नाम होता है रेड डाटा बुक में। सेवरल स्पेसीज जो हैं जानवरों की एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स का कंजर्वेशन करें, एंड एनिमल्स का इन एन एथिकल ड्यूटी। ये क्या है? एक हर एक सिटीजन्स की इंडिया में एक ड्यूटी होना चाहिए। अगर हम देखें इसमें नेशनल पार्क जिनको बोलते हैं हम, नेचुरल एरिया जो है, प्राकृतिक एक एरिया है, डेजिग्नेटेड टू अ प्रोटेक्ट। किस लिए डेजिग्नेटेड किया है? डिजाइनेटेड, क्यों डिजाइन किया गया है? इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के लिए, एकता के लिए। इंटीग्रिटी मतलब एकता। और वन और मोर इकोसिस्टम जिससे हम कंजर्व करें, जैसे एक या दो ज़्यादा वो बना के नेशनल पार्कों को जोड़ के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ के। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेटा अंतर होता है। नेशनल पार्क में हंटिंग अलाउड नहीं होती है, और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, ग्रेजिंग अलाउड नहीं होता है, दो चीज़ें। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग भी अलाउड होता है, और कुछ शर्तों पर हंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना ज़्यादा वो नहीं है। नेशनल पार्क बड़े इलाके में फैला होता है।
और ऐसे बायोस्फीयर भी बने होते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बड़े एरियाज को वो करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। जैसे हमारे उत्तराखंड में राजाजी है, राजाजी नेशनल पार्क है, हरिद्वार में और पौड़ी में और देहरादून, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में कवर करता है राजाजी नेशनल पार्क। ऐसे दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में, और राजस्थान में है घाना नेशनल पार्क, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, कई सारे हैं। और आसाम में तो आपने सुना ही होगा मानस वाइल्ड लाइफ, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा। कंजर्वेशन प्लांट्स का ज़रूरी तो हो गया है, तो प्रोटेक्ट करें हम इसकी इंटीग्रिटी के लिए वन और इकोसिस्टम को वो करके, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो। यहाँ पर हम एक पिक्चर देख रहे हैं बेटा, वी आर वॉचिंग दिस पिक्चर फिगर, वी कैन से फिगर हर्ड कहते हैं झुंड को। हाथियों का जो झुंड है काजीरंगा में, बिल्कुल अभी भी बात हो रही थी काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो असम में है, काफ़ी फेमस है, पुराना है हमारे भारत का। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, ग्लोसरी में सीरीज है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इसमें बायोस्फीयर में, हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनके साथ साथ हमें प्लांट्स को भी कंजर्व करना पड़ता है। एरिया लिंक दो ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डिमॉन्स्ट्रेट, इनका जो इरादा होता है इंटेंड टू डिमॉन्स्ट्रेट, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन, एक रिलेशनशिप है एनिमल्स का प्लांट्स के साथ, फॉरेस्ट के साथ, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अवॉर्ड ऑफ द बर्ड्स एज वेल एज मैनी एनिमल्स, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इंटरलिंक है हम, हमारे बहुत सारे जो उद्योग हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं। बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स हैं वो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है, श्रब्स हैं, जैसे मिंट हो गया आपका, तुलसी है, आपका नीम है, ये बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं। डू यू नो कह रहा है, जो साइट्स है, साइट्स के बारे में, जो क्यों बनाई गई थी साइट्स, क्योंकि हम इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं कई सारे स्पेसीज जो एनिमल्स की, बर्ड्स की हैं, उसको कंजर्व करने के लिए, और जो उनका ट्रेड किया जा रहा है, व्यापार जो किया जाता है, उनको रोकने के लिए जो कंजर्वेशन करता है प्लांट्स और एनिमल का, जो हर एक सिटीजन की एक इथिकल ड्यूटी भी मानी जाती है, नैतिक कर्तव्य जिसे हम कह सकते हैं। साइट्स का फॉर्म है कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर हम देखें, अ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट के द्वारा। इट एम टू इंश्योर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एम है, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो किया जाता है, इलीगल भी किया जाता है कभी, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग व्यापार करते हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें। ट्रेड स्पेसिमेन और वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, डज नॉट थ्रीटन, बिल्कुल उनको थ्रीटन, दियर सर्वाइवल के लिए उनको एक चेतावनी जैसा ना फील हो उन्हें, यानी कि खतरे में ना आए उनका जो लाइफ है, कि कंटिन्यूसली हम पेड़ को काटते जा रहे हैं, या उनके फेदर के लिए, या उनके स्किन के लिए, या उनके थॉर्न के लिए, या अदर टीथ के लिए हम उनको पोचिंग करते जा रहे हैं। जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है हमारे इंडिया में, तेज़ी से घटता जा रहा है। आज की डेट में देखिए बहुत सारे जानवर हैं एक्सटेंस हो चुके हैं, और ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहा तो जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। जानवर की संख्या तेजी से घटती रही तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो है, जंगली जानवर जो है, प्लांट्स हैं, डज नॉट थ्रीटन, ये सर्वाइवल के लिए उनको एक थ्रीटन
यानी उनके लिए खतरा पैदा न हो। रफली 5000 स्पेसीज जो जानवरों की हैं, 28,000 स्पेसीज जो प्लांट की हैं, उनको इन प्रजातियों को, स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया गया है। बियर्स जैसे भालू है, डॉल्फिन हम जानते हैं, हमें अभी अभी आपको बताया था नेशनल वाटर एनिमल घोषित किया गया है। एलिफेंट को भी लैंड एनिमल घोषित किया गया है 2010 में। कैक्टस जो है, कोरल्स होते हैं जैसे ऑर्चिड्स एंड एलॉइज जो होते हैं, सुना होगा आपने नाम, आर सम एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा एक प्लांट है अश्वगंधा बोलते हैं, सालम पंजा होता है, अश्वगंधा है, शतावरी है। तो ये जो वैल्यूएबल प्लांट्स हैं, एलोवेरा जैसे अभी आप सुनते हैं एलोवेरा के बारे में, बहुत सारी कैक्टी की स्पेसीज आती हैं, यानी है जो लोग सब्जियां भी बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं। नहीं तो हमको क्या करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स फॉर फ्यूचर। So in this way I hope that you understood about the sites, कि साइट्स क्या करती है एनिमल्स और जो हमारी वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शंस देती है, उनकी स्पेसीज को बढ़ाने का काम करती है, प्रोटेक्शंस दिया गया है उनको। बहुत सारे जानवर हैं, हंटिंग पर बैन लगाया गया है, जो इंटरनेशनल स्मगलिंग चलती है उस पर बैन लगाता है ये, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना रहे। I hope you understood. Thanks for joining me. Thank you.